Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है रिजवान खान और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आर लैंग्वेज स्कूल। तो आज की वीडियो में हमारे साथ एक स्पेशल मेहमान है जो आपको इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, जो ऑफबीट इन्फॉर्मेशन है। ऑफबीट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? अगर कोई पर्सन इंडिया से स्पेन जाके नौकरी करना चाहता है और स्पेन में अगर उसको वहाँ की नागरिकता के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे इंडिया के भाई बहन सब वहाँ पे हैं और वहाँ की नागरिकता के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको क्या-क्या करना चाहिए, क्या-क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या-क्या स्टेप हैं, लाइफ़स्टाइल, खर्चा और अपॉर्च्युनिटीज़, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप सभी को देखना है आखिर तक। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसी तरह से मेरे चैनल पे स्पेन या स्पेनिश या डेली एग्ज़ाम, इन सभी से जुड़ी बातें मैं आप सभी को हिंदी के माध्यम से समझाता हूँ, बताता हूँ। तो आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा हमारे ही बहुत ही पुराने मित्र दिलीप जी से। दिलीप जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। Bienvenido, ¿cómo estás? Todo bien, amigo, todo bien. ¿Cómo अ, estás usted? जो también estoy bien। सो दिलीप जी से हमारी मुलाकात 2021 में हुई थी। आप लोगों ने पता नहीं हमारी पुरानी वीडियो देखी कि नहीं। मैं पहली बार डेली एग्ज़ाम देने के लिए जयपुर गया था और दिलीप जी भी वहीं इनसे मुलाकात हुई थी और ये मास्क-वास्क लगाए थे। अगर आपने वो वीडियो ना हुँ, देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और तब हम दोनों लोग एक ही हुँ, लेवल पे थे। मैं जान के बहुत सरप्राइज़ हुआ कि दिलीप जी स्पेन में थे और स्पेन में वहाँ पे डेली एग्ज़ाम ना देके वो इंडिया में आके डेली एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। ज़्यादा मुझे ठीक से अभी याद भी नहीं है, तो अभी पूरा दिलीप जी से पूछेंगे। तो सबसे पहले दिलीप जी, बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। दिलीप जी, सबसे पहले तो अपने बारे में प्लीज़ बताएँ। धन्यवाद। मैं दिलीप खत्री, मैं बिलॉन्ग करता हूँ जयपुर से, जयपुर राजस्थान और अभी मैं फ़िलहाल स्पेन में रह रहा हूँ। तकरीबन मुझे 15-17 साल हो गए और दूसरी बात ये मुझे बहुत खुशी हुई रिज़वान जी से मिलके जब मैंने जयपुर में एग्ज़ाम दिया था दिल्ली हाउस का, तो मैं खुद सरप्राइज़ हो गया कि यहाँ पर हिंदुस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो इतनी अच्छी स्पेनिश बात करते हैं और मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं इनसे पहली बार मिला। तो अभी मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिल गए और कई बार हमारी आपस में बातें होती हैं। तो ये है कि मुझे बहुत खुशी हुई तो कि एक वहाँ के लोग भी काफ़ी जो है इंटरेस्टेड है स्पेनिश सीखने में या और अदर लैंग्वेज सीखने में भी। हालाँकि मुझे भी एग्ज़ाम देना था, तो मैं स्पेन से जुड़ी हुई काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे यहाँ तक है और मैं आपसे शेयर करूँगा और रिज़वान जी से मुलाकात है। तो आप रिज़वान जी जो भी आप मुझसे सवाल कुछ पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर जितना मुझे ज्ञान होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो दिलीप जी, आप पहली बार स्पेन कब गए और क्यों गए? मतलब स्पेन ही क्यों? और जब क्या आप गए तो आपको स्पेनिश आती थी? रिज़वान जी देखिए जब मैं मेरा विचार तब उत्पन्न हुआ जब मेरा एक काफ़ी रिलेटिव एक नहीं काफ़ी रिलेटिव और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपके लिए अप्लाई करते हैं, अगर पॉसिबल हो सके तो अगर हुआ, तो आपके लिए ट्राई करते हैं और लकीली मेरा उन्होंने ट्राई किया और मुझे वीज़ा आसानी से मिल गई। जो मुझे वीज़ा मिली वो मुझे पीआर मिली, परमानेंट रेज़िडेंस के लिए। तो मैं यहाँ पर आके काम किया है शुरू में और मैं आया था 2007 में और उसके बाद मुझे यहाँ पर इतनी ख़ास दिक्कत नहीं क्योंकि मेरे रिलेटिव यहाँ पर हैं और मेरे फ्रेंड्स भी काफ़ी सारे मेरे यहाँ पर पुराने भी हैं और नए भी मुझे काफ़ी जुड़े हैं यहाँ पर, तो उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया। तो ये बात है कि 2007 में यहीं पे हूँ। अच्छा, तो इस मतलब तब आपको स्पेनिश जब आप गए तो नहीं आती थी, तो आपने फिर स्पेनिश रह के वहीं पे माहौल के साथ सीख ली या फिर आपने जी, कैसे, मतलब कैसे सीखा? जी, रिज़वान जी, मैं जब यहाँ पर आया था तो मुझे स्पेनिश तो बिल्कुल नहीं आती थी क्योंकि ऑफ़ कोर्स हिंदुस्तान में इतनी बोली नहीं जाती। तो मैं यहाँ पर आके सीखा और यहाँ के लोगों से मिला और जो मेरा जॉब था, प्रोफ़ेशन था यहाँ पर, मैं वहाँ पर धीरे-धीरे करके उन लोगों से जो लोकल हैं और यहाँ के जो आते थे कस्टमर वग़ैरह, उनसे भी मिल-जुल के और उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कहाँ से शुरू किया जाए। तो मैं जहाँ पर जॉब करता था, इवन मेरे आस-पास के जो लोग स्पेनिश वग़ैरह थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प की। उन्होंने काफ़ी मुझे बताया कि ये इस तरह से नहीं, ऐसे बोला जाता है। तो मैंने स्लोली वो मैंने स्टार्ट किया और काफ़ी हद तक मैं तो धीरे-धीरे तो आप मतलब ऑफ कोर्स शुरुआत में तो बड़ी दिक्कतें होती होंगी।
बेहतर है कि लोग पहले से सीख के जाएँ ताकि उनको एकदम शुरुआत से ही शुरुआत ना करनी पड़े, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने सीखा होगा और सीखने के बाद पब्लिक डीलिंग में भी अगर काम आया होगा तो उसके लिए तो स्पेनिश आनी ही चाहिए। तो बेहतर है कि पहले आप क्या रिकमेंड करोगे, लोग पहले से सीख के जाएँ या फिर वहाँ जाके सीखें? नहीं, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि वो वहीं से सीख के आएँ, जिसमें उनको काफ़ी सारी जो दिक्कतें हैं ना, वो ईज़ी से सॉल्व हो जाएँ। कहीं पे भी जो कम्युनिकेशन है ना, उनमें दिक्कत नहीं होगी उनको। वेल यहाँ पर भी इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन बहुत कम बोली जाती है। यहाँ पर प्रेफ़र करते हैं कि वो स्पेनिश ही बोलें। तो बेटर है, अगर आपका कभी प्लान होता है स्पेन में आने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप वहीं पे ही काफ़ी हद तक अगर जितना आप सीख सकते हैं, तो वहाँ से ही सीख के आइए, तो बहुत ईज़ी रहेगा आपके लिए। अच्छा, और दूसरी चीज़, स्पेन में आप किस जगह पे जहाँ पहली बार गए या फिर स्पेन में किन-किन जगहों पर रह के आपने काम किया और क्या-क्या तरह की जॉब आपको मिली? जब शुरू में जब स्पेनिश नहीं आती तो किस तरह की जॉब आपकी थी? आप क्या करते थे? और फिर बाद में आपने कितने टाइप की जॉब करी और अभी आप क्या कर रहे हो? मतलब जॉब में क्या कर रहे हो? देखिए, जब मैं यहाँ पर आया था तो जो स्पेन का जो मेन है कैनरी आइलैंड, यहाँ पर 7 आइलैंड है और मेन टेनरिफ करके है, कनारिया। 7 आइलैंड में से एक टेनरिफ है। मैं यहाँ पर रहता हूँ और स्पेन के अंडर में ये हूँ और मैं शुरू से यहीं पे ही हूँ और यहीं पे ही रहा हूँ। अच्छा। उसके अलावा मैं ठीक है आस-पास के जो हैं घूम के आया हूँ, लेकिन मेरा जो जॉब है वो यहीं का ही है, टेनरिफ का ही है। तो जी। बेसिकली आप कह रहे हो कि आप उस ज़ोन में हो जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। जी, जो स्पेन वैसे नॉर्मली टूरिज़्म के ऊपर ही है, लेकिन जो ये 7 आइलैंड हैं, ये बहुत फेमस हैं स्पेन के अंदर और टोटली टूरिज़्म के ऊपर है और मैं जो जॉब कर रहा हूँ, टूरिज़्म से रिलेटेड ही है। यहाँ पर स्पेन के अलावा और मुल्कों से भी आते हैं, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और स्कैंडिनेवियन कंट्रियों के भी हैं, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड। जो यहाँ पर बहुत सर्दी पड़ती है, तो खास करके यहाँ पर ये स्पेशली सनशाइन लेने आते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो इनका जी, तो अच्छा इनका मेन जो है हुँ, हुँ। प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, नहीं, नहीं आप जी। तो दूसरा सवाल ये था कि मतलब जब आप स्पेन में आप आपके पास ऑलरेडी आप बता रहे थे आपके पास पीआर था। तो किन कारणों की वजह से आपने सोचा कि ना अभी मुझे वहाँ की नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना चाहिए? देखिए 2020 में जब कोरोना आया उसके बाद मैंने विचार किया कि क्यों नहीं एक नेशनलिटी के लिए भी अप्लाई किया जाए। तो मैंने उसके लिए सर्च किया और पता किया कि उसके लिए एक तो 10 साल कंपल्सरी होना ज़रूरी है ऑफ़िशियली। हुँ, हुँ। उसके बाद आपको यहाँ पर नागरिकता लेने के लिए 2 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। एक होता है सीसीएसई का और एक होता है डेले A2 A2। डेले A2 तो और सीसीएसई वो सीसीएसई क्या है? डेले का तो चलो ठीक है, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है, वो लोग तो देख ही लेंगे। स्पेन की एम्बेसी पूरे दुनिया में एग्ज़ाम कराती है। हाँ लेकिन जी। ये जो सीसी वाला क्या है इसका पूरा नाम? सीसी? देखिए ये सीसीएसई जो कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है ये। अच्छा। ये स्पेन की कल्चर के ऊपर है, जो यहाँ का क्लाइमेट है और यहाँ की संस्कृति है। तो इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि यहाँ पर यहाँ का मेन फूड, यहाँ का कल्चर, यहाँ का टेम्परेचर और काफ़ी सारी जो बातें हैं यहाँ से रिलेटेड पुरानी हिस्ट्री की, वो पूरी बातें सीसीएसई के एग्ज़ाम में होती हैं। और ये एग्ज़ाम होता है करीबन 25 सवाल आते हैं इसमें। 25 में से आपको 15 सवाल पास करने हैं। लेकिन तो ये वो आपने एग्ज़ाम पता कहाँ नहीं होता है? चलता, एम्बेसी उसमें में होता डायरेक्ट है? रिज़ल्ट आता है हफ्तों का। देखिए ये एग्ज़ाम यहाँ पर ही जो इंस्टीट्यूट में होते हैं वैसे ही होते हैं और एम्बेसी में नहीं, लोकल यहाँ पर ही होते हैं। और ये जयपुर में और उसके अलावा दिल्ली में भी होता है सीसीएसई का। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जयपुर का मुझे यहाँ तक ज्ञान है नहीं, लेकिन दिल्ली में ज़रूर होता है ये। दिल्ली में होता यही है। दिल्ली ये में कहाँ? इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट सर्वांते सर्वांतिस दिल्ली में? में है, वहाँ पर हाँ जी, इंस्टीट्यूट सर्वांते में होता है। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने दिया था वहीं पे, किसी कारण से वो नहीं आ पाए थे स्पेन में उस समय, तो उन्होंने एग्ज़ाम उन्होंने वहीं पे दिया और तब मुझे पता चला कि ये सीसीएसई का एग्ज़ाम इंडिया में भी होता है, दिल्ली के अंदर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो और उसके बेसिकली अलावा यहाँ मतलब पर इसके स्पेन लिए में तो बहुत बड़ी जी, पढ़ाई करनी पड़ती है, इसकी लोग तैयारी कैसे करें? देखिए यहाँ पर तो बुक्स आसानी से मिल जाती हैं स्पेन में तो, और उसके अलावा बहुत ईज़ी है आजकल मीडिया। तो इसकी एप्लीकेशन आती है, सीसीएसई की एप्लीकेशन आप गूगल इस पे सर्च करेंगे, आईओएस में भी है और एंड्रॉयड में भी है। उसमें 300 सवाल तकरीबन होते हैं, उसमें 2-3 तरह की एप्लीकेशन है। तो आप इज़िली एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो अच्छा, साल भर में कितनी बार ये एग्ज़ाम होता है या फिर कभी भी जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं? और या फीस कितनी है एग्ज़ाम की? देखिए
देखिए जो ये जो एग्ज़ाम है तकरीबन हर मुझे यहाँ का तो पता है कि हर 2-3 महीने में होते रहते हैं एग्ज़ाम यहाँ पर ठीक है। और लगभग ये इंडिया में भी महीने में 3 या 4 महीने में एक बार होता है एग्ज़ाम। साल भर में क तकरीबन 4-5 एग्ज़ाम हो जाते हैं इसके। तो इसके लिए आपको अगर आप लेना चाहें तो इंस्टीट्यूट सर्वांत में उसमें जुड़ के आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कि ये कब-कब है। और भी इसके जो 2-3 इंस्टीट्यूट रिलेटेड हैं, जैसे जयपुर में है, तो वहाँ से आप जुड़ जाएँगे तो आपको इन्फॉर्मेशन भेजते रहेंगे कि इसके एग्ज़ाम कब-कब हैं और आपको इस बारे में नॉलेज मिलती रहेगी। इसकी फीस भी है कुछ? इसकी देखिए इसकी फीस यहाँ पर जो है तकरीबन स्पेन के अंदर 95 यूरोज़ है, सीसीएसई की और डेली आउटडोर्स की 130 यूरो है, स्पेन के अंदर। हम्म। और जहाँ तक मुझे याद है मैंने जब इंडिया में दिया तो इसकी फीस इंडिया में इंडियन रुपीस में तकरीबन 7,500-8 हज़ार रुपये जहाँ तक मुझे याद है। उसके बाद अभी कुछ उन्होंने चेंजेस किया हो फीस में वो मुझे नॉलेज में नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, A2 का तो जहाँ तक अभी ये शायद 6-7 हज़ार में ही है, कुछ ऐसा। मुझे भी अभी एग्ज़ैक्टली याद नहीं। वो तो इंस्टीट्यूट सर्वांतेस के पेज पे या फिर जयपुर का जो सेंटर है वहाँ पे आप बात करके जी। पूछ सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जयपुर सेंटर की फीस थोड़ा-सा ज़्यादा है। और जो थोड़ा-सा ज़्यादा मतलब 500-600 रुपए का फ़र्क होगा, या और बाकी जो मेन अगर एम्बेसी में जाते हैं तो उसमें एग्ज़ैक्ट जी, लिखा हुआ उनके वेब पेज पे लिखा हुआ है कितना फीस है वहाँ का। जी, जी, सही तो कह रहे डे हैं आप। डे डेले जब आपने निकाला था तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था? जी, मेरा नहीं सेकंड अटेम्प्ट हुआ क्योंकि जब मैंने यहाँ पर दिया मैंने एडमिशन ले चुका था यहाँ पर और मैंने फीस जमा करा दी थी। तो मैंने स्पेन सैंडिस में दिया था एग्ज़ाम, लेकिन मैं किसी कारण से फेल हो गया था और उसके बाद कोरोना चल रहा था और मुझे हिंदुस्तान भी आने का था। तो मैंने दिल्ली में पता किया वहाँ जाके, तो मुझे पता चला कि जयपुर में भी एग्ज़ाम होते हैं इसके। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड था, वो भी वहीं पे ही था जयपुर में ही। तो मैंने उससे बातचीत की और हम यहाँ पर जयपुर में जो इंस्टीट्यूट है, वो सर्वांत से रिलेटेड था और ऑफ़िशियल था। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं वहाँ जाके पता करके आया और मैंने वहीं की फीस वगैरह की जो है जमा करा के और मुझे डेट मिल गई। तब मुझे राहत की सांस मिली कि हाँ, यहाँ पर भी होता है एग्ज़ाम और बहुत खुशी हुई कि इंस्टीट्यूट सर्वांत ने इतनी फैसिलिटी कर रखी है कि आप कहीं पे भी स्पेन का एग्ज़ाम दे सकते हैं हाँ, हाँ, हाँ। और वो मुझे चाहिए था नेशनलिटी के लिए। अभी तो बहुत जगह और होता है, वहीं पे मुझे अपने पता है। बुलाया अभी फिर तो कोलकाता में भी हो गया है, बेंगलुरु में भी स्टार्ट किया है, मुंबई में तो होता ही होता है। और जयपुर में जी ऑफ कोर्स होता है। और तो दिल्ली में है। काफ़ी सेंटर्स हो गए अभी इसके, बहुत ज़्यादा हो गए। तो जी, अब ऑफ कोर्स हाँ, हाँ, बिल्कुल। नेशनलिटी डेली एग्ज़ाम एटलीस्ट A2 तो होना चाहिए अगर आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आपका और ऊपर लेवल होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप स्पेन में और अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। जी हाँ, और तो जी। आपके हिसाब से डेली का कौन-सा लेवल तक बच्चों को करना चाहिए स्पेन में अगर वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो? देखिए A2 तो मिनिमम ही, उसके बाद अगर आपकी इच्छा है और आप ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पर आपको प्रैक्टिस जब आप लोगों से पर्सनली बात करेंगे तो आपकी स्पेनिश अपने आप इम्प्रूव होती जाएगी हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि वोकैब्युलरी बहुत अच्छी है यहाँ पर। आप अपने हिसाब से अपने आप को जितना इम्प्रूवमेंट करोगे बहुत अच्छा है। उसके बाद आप B1, B2 का एग्ज़ाम भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप जितना ज़्यादा लोगों से कनेक्ट रहेंगे, तो उसमें आपकी स्पेनिश बहुत अच्छी होती जाएगी। मैं तो चाहता हूँ A2 तो मिनिमम है ही। हाँ, हाँ, मिनिमम तो A2 है ही है कि एटलीस्ट आपको नेशनलिटी के लिए आप अप्लाई कर सकें। और दूसरा बेसिकली जी, जॉब के भी अलग-अलग लेवल्स होते हैं। शायद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी वो लोग डेले माँगते हैं जो फॉरेन नेशनल्स होते हैं। जी नहीं, उसके लिए आपको A2 की ज़रूरत नहीं है। आदोस की ही? जी नहीं। अच्छा, आदोस में ही हो जाएगा। ओके, ओके, ओके। नहीं, A2 की नहीं, मैंने A2 की वो यहाँ तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ड्राइविंग के लिए। जी नहीं। अच्छा, अच्छा। तो यहाँ पर हाँ, हाँ। जी, यहाँ पर एक डीजी टेस्ट होता है। ड्राइविंग का एक अलग से होता है और ये A2 में इससे रिलेटेड नहीं है। उसका कुछ नाम होता है, मैं भूल गया उसका नाम, क्योंकि मैं सर्च कर रहा था मैं भी कोविड टाइम पे जब। डीजीटी क्या नाम है? जी, उसका डीजीटी डीजी, हाँ, 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 मैंने सुना। उनका एक ऑफ़िशियल डीजीटी वेब पेज भी है और उसमें उन्होंने कुछ एग्ज़ाम हाँ अलग-अलग जी। बता रखे, उनका पर्टिकुलर सिलेबस भी है उनका। और उसमें कुछ हाँ क्वेश्चन्स हैं जी, हाँ शायद जी। 100-200 ऐसे 7-8 यूनिट कुछ हैं ऐसा करके मैंने देखा था उसमें। और वो आप पढ़ लेते हैं, वो पूरा स्पेनिश में हाँ ही जी, होगा हाँ जी। लेकिन। और वो पूरा स्पेनिश में होगा, फिर वो आप एग्ज़ाम दे देंगे या फिर आपको लाइसेंस मिल जाता है। जी हाँ, लाइसेंस मिल जाएगा लेकिन उसके लिए आपको डीजीटी की जो वेबसाइट है उस पे आपको जाना है। इसमें 2 तरह के होते हैं, स्पेनिश और इंग्लिश। आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं। अच्छा, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, ओके। स्पेनिश के अलावा जी, हाँ जी। अच्छा, इंग्लिश में अच्छा। भी आप दे सकते हैं। इसमें कम से कम 30 सवाल आते हैं हाँ, हाँ। और आपको 27 सवाल आपको पास करने हैं।
वो 3 उसमें उसमें आपको जी, 27 चलिए। सवाल आपको पास करने होते हैं। उसके बाद ये जी हाँ जी, ये थ्योरी का एग्ज़ाम होता है। उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट होती है, वो आपको प्रैक्टिस वहाँ के लोकल से ही लेनी पड़ती है, जो आपको वो सिखाएँगे। चलिए मुझे भी उसके जानकारी बाद मिल आप गई दे है। एग्ज़ाम दे सकते तो वहाँ पे मगर ऐसा तो नहीं है हैं। जैसे इंडिया में जी। हिसाब कर दो और फिर गाड़ी चलानी ना पड़े और हो जाएगा, लाइसेंस मिल जाएगा, तो वहाँ तो गाड़ी तो चलवाना ही पड़ता जी होगा? नहीं, जी नहीं। जी हाँ, आपसे गाड़ी चलाएँगे और बाकायदा आपसे पूरा टेस्ट लिया जाएगा कि आप किस तरह से गाड़ी चला रहे हैं। वहाँ पर प्रोफ़ेसर पीछे बैठेगा और वो आपसे कहेगा आप अपने हिसाब से चलाइए जैसे आप चलाना चाहें। उसके बाद वो कमांड करता है कि आप लेफ्ट, राइट या अपने हिसाब से जहाँ पर आपको चलना है वो बताएँगे और वो जज करेंगे कि आप इस बारे में कि वो चला सकते हैं बरोबर या नहीं चला पा रहे हैं। अगर उनमें कोई दिक्कत उनको फ़ील होती है, तो कहते हैं नहीं आपको दोबारा से और एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तकरीबन 10-20 जो भी है उनके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद फिर आप दोबारा से एग्ज़ाम दीजिए और वो देखेंगे कि हाँ, आप रोड पे गाड़ी चलाने लायक हैं या नहीं, तभी आपको पास करेंगे। बहुत सही, ये बहुत सही। हमारे यहाँ इंडिया का में हो जाए नियम तो है। कितने ढेर सारे एक्सीडेंट रुक जाएँ। ख़ैर ट्रैफ़िक रूल्स तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, जहाँ मानो जहाँ ऐसे ही लेके चले जाते हैं। तो ऑफ़ कोर्स है कुछ अच्छी जी चीज़ें हम नहीं, लोग यहाँ अगर पर कहीं सीखते हैं तो बहुत अच्छा है। जी, अच्छा, रूल को फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट जो हर आदमी सोचता था कि हम अगर वहाँ मूव करते हैं तो बेसिकली जो बेसिक जॉब्स होती हैं, मान लो कि वहाँ पे जो सबसे बेसिक जॉब, मान लो कि आप किसी शॉप में काम करते हो या आप किसी रेस्टोरेंट, होटल या कहीं भी आप जॉब करते हो या टैक्सी ड्राइवर हो, या फिर किसी एक ऑफिशियल जी। कंपनी में किसी मैनेजर हो या फिर एम्प्लॉयी हो, जो भी है ना? तो इस तरह के आपको तो काफ़ी लोग जानने वाले होंगे। तो बेसिक सैलरी क्राइटेरिया क्या है वहाँ पे? और जब इतना सैलरी मिल रहा है, तो उसमें क्या-क्या इंक्लूड होता है? जैसे मान लो कि कुछ लोगों का हेल्थ इंक्लूड होता है, हेल्थ इंश्योरेंस की मैंने सुना है कि विदेशों में फ्री इलाज और ये सब चीज़ें, उनका कार्ड बनता है। जी। तो उन सब चीज़ों के बारे में प्लीज़ हाँ बताएँ। जी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ अगर आप यहाँ पर ऑफ़िशियली हैं, तो आप किसी भी फ़ील्ड में जा सकते हैं, चाहे वो शॉप हो या किसी रेस्टोरेंट में हो, होटल में हो। तो यहाँ पर डिपेंड करता है आपकी वर्क आवर्स के ऊपर। मिनिमम वीक आवर्स जो है यहाँ पर 40 आवर्स है वीकली। हुँ, हुँ। वो आप चाहें कैसे भी कीजिए, 8 आवर्स करके कीजिए, चाहे 4 आवर्स करके कीजिए। और हुँ, जो बेसिक सैलरी मिनिमम यहाँ पर है 1200 मिनिमम है यहाँ पर, मिनिमम। हुँ, हुँ। जो गवर्नमेंट की तरफ से दी है। और उसमें आपके जो है हेल्थ इश्यूज़ हेल्थ इंश्योरेंस जो है आपका वो इसमें कवर होता है। आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पर पे नहीं करना पड़ेगा। मेडिकल का वो आपको सब फ्री है। यहाँ पर इवन जो भी आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, वो आपके टोटल फ्री है। हाँ, लेकिन दवाइयों के लिए है, उसमें आपको काफ़ी रिबेट मिल जाता है। अगर आप ऑफ़िशियली सरकार का जो गवर्नमेंट के ऑफ़िस है, जो गवर्नमेंट मेडिकल के हैं, जो भी रिलेटेड आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलता है, उसमें आपको काफ़ी हद तक छूट मिलती है, जो मेडिकल स्टोर से आपको दवाई मिलेंगी। बाकी उसके अलावा जो भी है गवर्नमेंट के जो मेडिकल से रिलेटेड है, वो काफ़ी हद तक आपके फ्री हैं, आपको कोई पे नहीं करना पड़ेगा इसके लिए। ओके, सो आपने बताया बेसिक जॉब है अप्रॉक्स 1200 यूरो पर मंथ। ये तो सबसे बेसिक क्राइटेरिया, लेकिन जो अगर और अच्छी पोस्ट पे हैं, जैसे मान लो किसी कंपनी में मैनेजर हैं, या किसी होटल में मैनेजर हैं, अगर टूरिज्म ज़्यादा है वहाँ पे तो, या फिर एक टैक्सी ड्राइवर है, तो उनका क्या जी। सैलरी एक एवरेज लगभग? देखिए एवरेज तकरीबन है वहाँ पर, उसके बाद ये बढ़ जाता है। उसके बाद 1800 हो सकता है, हुँ, हुँ। 2500 तक भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपकी क्वालिफ़िकेशन के ऊपर और आप में कितना टैलेंट है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसमें आपकी सैलरी अपने आप बढ़ती जाएगी। और एक टाइम के बाद वहाँ पर भी है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो वहाँ पर पूरी हो रही है, उस हिसाब से तो आपको अच्छा पे करना है। हुँ, 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 ये हुँ। कम से कम है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि लोग जॉब के को ढूँढे कैसे? मतलब ये आपका तो ऑफ कोर्स आपके फ्रेंड थे तो उन्होंने आपका हेल्प कर दिया। बट अगर मान लीजिए कोई फ्रेंड नहीं है किसी जी। का और वो अगर इंडिया से अप्लाई करना चाहते तो कोई ऐसा वेबसाइट है या फिर वहाँ ऑलरेडी जाना ही पड़ेगा एज़ अ टूरिस्ट वीज़ा, फिर ढूँढो, फिर अप्लाई करो, मतलब क्या क्या बेहतर और लीगल जिसमें आदमी के साथ कोई धोखा ना जी, हो, वो चीज़ें क्या हैं? देखिए अगर ऑफ़िशियल जॉब में जाना चाहते हो तो लिंक्डइन है। वो और भी हैं 2-3 इसमें जो है एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके अपना प्रोफ़ाइल रिज़्यूम बना के उसमें अपलोड कर दीजिए। तो वो जो इनकी जी, जी, जी। बताएँ, बताएँ। जी, जी, आप कहिए, कहिए। दूसरा चीज़ कि वहाँ के जो मतलब मंथली एक्सपेंसेस हैं नॉर्मली, अगर एक पर्सन वहाँ रह रहा है, तो रेंट का, खाने-पीने का, ये बेसिकली क्या एक्सपेंसेस होते हैं वहाँ पे बेसिकली? क्योंकि अगर मान लो कि 1200 कमा रहा है,
€1200 मतलब 90 के हिसाब से मान के चलो तो वही 1 लाख के आसपास अगर वो कमा रहा है, तो जी। उसके एक्सपेंसेस क्या हैं? देखिए उसके एक्सपेंसेस हैं तकरीबन पर हेड €300 खाने के ऊपर मिनिमम लग जाता है, हुँ, हुँ। पर हेड। हुँ, 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 हुँ। और उसके अलावा बेसिक जो है रेंट वगैरह ये मिनिमम है 300 से 400, हुँ, हुँ, हुँ। वो डिपेंड करता है ज़ोन के ऊपर। हाँ, बहुत लोग तो शेयरिंग में ये भी रह लेते हैं। 600 से 700। हाँ जी, ये शेयरिंग की बात बता रहा हूँ मैं, 300-400 यूरो ये यहाँ पर मिनिमम है। अगर इंडिविजुअल लेना चाहते हैं तो फिर वो अफोर्डेबल मुश्किल है, लेकिन फिलहाल अगर वो ग्रुप में रहते हैं तो शेयरिंग में वो बहुत आसान मिल जाते हैं आसानी से। हुँ, तकरीबन हुँ। 300 से 400 यूरो पर पर्सन का इतना खर्चा आता है। हुँ, तो हुँ। आप टोटल मान लीजिए 600 से 700 यूरो खर्चा मिनिमम है। लेकिन वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बंदा पहली बार जब स्पेन में आता है, हाँ, लेकिन अगर उसके बाद वो अपनी क्वालिफ़िकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो और अच्छा परफ़ॉर्मेंस करता रहेगा, तो उसकी सैलरी भी इम्प्रूव होती जाएगी और उसके खर्चे भी कवर हो जाएँगे आसानी से। हाँ, वो अच्छा कमा सकता है। शुरुआत में तो एडजस्टमेंट में थोड़ा समय लगता है, कि चीज़ों जी, को जी। कैसे मैनेज करना है, हाँ, ये सब चीज़ों के बारे में। और बिल्कुल। जितना अच्छा रिसर्च जी, होगा, जी। उतना अच्छा मतलब उसको ईज़ी होगा लोगों से कॉन्टैक्ट बनाने में। उनको लोकेशन के बारे में कि जहाँ हमारा जॉब हो, उसके पास में ही कहीं अगर हमको रूम मिल जाए, अदरवाइज़ फिर ट्रांसपोर्टेशन पे भी अलग खर्चे होंगे, है ना? तो ये सब चीज़ों पे। तो जी, अगर मान लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन का जी, जी। बोलिए, बोलिए। हाँ, नहीं, नहीं, कहिए आप सॉरी। मतलब जो मैं अपना ये सोच रहा था कि अगर मान लो कि 1200 अगर बेसिक मिल रहा है अगर किसी को और वो अगर 600 या 700 अगर वो खर्चा कर रहा है, तो कुल मिला के उसकी बचत जो हो रही है, वो हो रही है वही 500 वो 500 यूरो के आसपास हो रही है 500 ना? और अगर 9 के हिसाब से जी, चल रहा है तो 9 पचे 45 45,000 रुपए वहाँ पे सेविंग में आ रहे हैं, है ना? तो जी। वो बेसिक जॉब में मतलब ये नहीं कि अगर आप बड़ी जॉब के लिए अप्लाई ऐसा नहीं जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है। 3000 4000 यूरो जिस हिसाब से अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन है, आप ग्रेजुएट हैं, आप आपको और भी जी, तमाम स्किल्स, तमाम डिग्री हैं, ये सब चीज़ें अंदर जो स्किल हैं, वो उसके लिए अप्लाई करते हैं, तो हर जॉब प्रोफ़ाइल की सैलरी अलग है। लेकिन जैसा कि मैं भी जानता हूँ, हमारी एक दोस्त है, वो इंडिया ट्रैवल करने आई थी, वो भी 1000 यूरो कमा रही थी, मंथली। वो एक किसी मॉल में थी, वहाँ पे जी। शॉप में एज़ जैसे शॉपकीपर हैं, तो उनका मंथली 1000 था और वो बोल रही थी कि मैं भी पहले पहले मेरी सैलरी अच्छी थी, पहले मैं करीब 1800 यूरो कमाती थी, तो बढ़िया था। अभी वो रेंट पे भी रहती हैं और रेंट भी इस वज़ह से हाई हो रहे हैं वहाँ पे, बिकॉज़ बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं और टूरिज़्म जब टॉप पे होता है, तो चीज़ें सस्ती ढूँढना बड़ा मुश्किल होता है ना? तो इस हिसाब से सही अपॉर्च्युनिटीज़ कह अलग रहे हैं। हैं। तो इस हिसाब से आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस जॉब की प्रोफ़ाइल, उसकी सैलरी, उसके एक्सपेंसेस ये सब चीज़ों के बारे में देख के ही अप्लाई करें। क्योंकि अगर मान लो कि अगर आप इंडिया में रह के अगर आप 50-60 हज़ार रुपए अगर कमा रहे हो, तो ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर ही जाके मतलब सब अपॉर्च्युनिटीज़ हों, है ना? तो आप अगर बाहर जाने का डिसीज़न ले रहे हैं, तो ज़रूर, ये देख लीजिए कि क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। ग्रोथ रेट भी बहुत ज़रूरी है, राइट? अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ दिलीप जी। ज़रूरी है। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही है। ग्रोथ रेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी लेवल पे नहीं अटकना है। आपको ग्रोथ करनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जो मुलाकात मित्र से वो दूसरे आपके साथी थे, मैं उनका नाम भूल गया, उनका नाम क्या था? उनका नाम योगेश सोनी। योगेश है, हाँ, तो मैं योगेश सोनी। जिनके हाँ, जिनका जी हाँ, बाल नहीं है। हाँ, जी, तो जी, जी। मैं बताऊँ हाँ, उस टाइम पे वो चूँकि मैं अपनी भी चीज़ बताता हूँ कि मैंने बोला कि आपसे और उनसे मुलाकात हुई थी वहीं बात ही हुई थी बाहर निकल के तो आप लोगों ने बताया कि हाँ भाई हम तो स्पेन में कर रहे थे, तो मैंने कहा अरे यार! मैं तो बड़ा खुश हुआ कि स्पेन वाले भी आके मतलब डेल एग्ज़ाम कर रहे हैं, तो मतलब मैंने फिर उन्हीं से बात हुई थी, आपसे तो बात नहीं हुई थी, आप शायद सीढ़ियों से थोड़ा देर में उतरे थे, वो पहले उतर गए थे। मैंने कहा तो बताइए कुछ वो मेरा वीडियो देखते थे, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि यार मैं तो तुम्हारी वीडियो देखता हूँ, तुम पता नहीं था कि तुम भी आओगे यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए। तो हमने कहा हाँ, बिल्कुल हमें भी एग्ज़ाम देना चाहिए वरना फिर मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या बताऊँगा कि यार मैंने तो पास नहीं किया, ज़रूर, मैं तुमको क्या ज्ञान दूँगा? तो पहले तो मैं तो डेल एग्ज़ाम पास करूँ तभी तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो शुरुआती दौर था ज़रूर, ज़रूर। और उस टाइम पे मैं ऑनलाइन क्लासेस बहुत कम देता था मतलब इंडिविजुअल क्लासेस और मुझे खुद भी इतना अच्छा स्पेनिश नहीं आता था। तो मैंने उनसे पूछा भाई कोई जॉब वॉब हो तो बताइए। तो मैं उस टाइम पे फॉरेनर्स को हिंदी सिखा रहा था, इंग्लिश और बेसिक अपनी टूटी-फूटी स्पेनिश के माध्यम से। तो मैंने बोला कि उस टाइम पे मुश्किल से 30-40 हज़ार कुछ रुपए इनकम हो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कहीं कितना कमाया? उन्होंने कहा सर 20-30 तो बन ही जाता है महीने का। तो उन्होंने बोला था कि तो फिर यहीं रहो वरना देख लो। तो उन्होंने बोला कि जी, देखो क्या है ना कि आप अपने अंदर पहले स्किल कर लो। अगर आपके पास स्किल है तो
आप वहाँ जाके किसी अच्छे जॉब के लिए अप्लाई करो, ताकि आप जो है एटलीस्ट $2000 अगर आप ऊपर यूरो सॉरी 2000 यूरो 3000 यूरो से ऊपर करते हो, जी, तब आपको बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे आप अप्लाई करो और आप अच्छा कर लोगे। लेकिन अगर आप बेसिक जॉब के लिए जाते हो तो बिल्कुल। वहाँ पे भी महँगाई है, एक्सपेंसेस हैं। हाँ जी, हाँ और जी। बिल्कुल इंडिया सही कह रहे हैं। आना-जाना भाई परिवार के साथ मिलने भी तो आओगे, तो जब मिलने आओगे तो कम से कम जो मैंने अभी तक खर्चे देखे हैं वो 60 सत 70 70-50 मतलब 50 से लेके 80 के बीच में फ्लाइट है आने-जाने की जो मैंने देखा था। हाँ जी, जी। तो अभी फिर भी थोड़ा कम है। जी, तकरीबन 700-800 यूरो के आसपास हाँ, रिटर्न मिल जाती है, तो वही चीज़ अब आना-जाना जाने तो का। करोगे तो जब मान लो 2 बार साल में तुम चले गए तो जितना तुम्हें बचेगा तो खर्चा ही हो जाएगा, बचत क्या हुई, है ना? बिल्कुल। तो एटलीस्ट कम से जी, कम थोड़ा जी। क्योंकि अब घर के बाहर रह के जॉब कर रहे हो तो आपको उस हाँ तरह जी, की हाँ। जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई भी करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास अलग-अलग कैटेगरी आते हैं। मेरे पास एक इंजीनियर साहब थे तो वो भी अपना वहीं पे स्पेनिश सीखे थे, मेरे से कर रहे थे। तो अच्छा कमा रहे थे, उनका करीब 3000 यूरो प्लस था और अकोमोडेशन ये सब चीज़ें हाँ उसमें जी। इंक्लूडेड थी। तो अपनी वाइफ़ के साथ में तो उनकी वाइफ़ भी कहीं वो भी इंजीनियर इंजीनियर थी तो वो वहाँ पे कर रही थी। तो जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हो उस पोस्ट के लिए भी आपको अप्लाई करना उसके प्रोस एंड कॉन्स सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आप अब बेसिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि वहाँ पे लोगों को अगर वहाँ पे जॉब्स के लिए इन सब चीज़ों को अप्लाई करना है, तो क्या बेनिफिट हैं और आपको क्यों लगता है कि लोग अगर बाहर जॉब करना चाहते हैं, स्पेन में जॉब करना चाहते हैं, तो वो क्यों वहाँ पे जाके जॉब करें? देखिए, यहाँ पर तो जॉब ढूँढना बहुत मुश्किल तो नहीं है और अगर आपकी स्किल्स अच्छी है तो वो आपको आसानी से रख लेते हैं। तो यहाँ पर इतना कॉम्पिटिशन नहीं है, जिस हिसाब से हिंदुस्तान में है, यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगी जॉब। ओके, ओके। सो और आप तो शायद इस्ला में रहते हैं, आइलैंड पे हैं आप। हाँ जी। और जैसे जो जी। कुछ मेन इलाके हैं, जैसे मान लो बार्सिलोना है, मैड्रिड है, तो वहाँ का जो जी। वहाँ पे जो पे स्केल है वो अच्छा है? देखिए, ये गवर्नमेंट का मेन है, बेसिक ही है। उसके बाद वो स्किल्स आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो उसके हिसाब से सही है या नहीं। मिनिमम 1200 है, उसके बाद ये रेट बढ़ जाता है, सैलरी का जो है, जो मिनिमम नॉमिनल जिसको कहते हैं, वो उसमें डिपेंड करता है आप किस फील्ड में हैं, जैसे होटल के अंदर हैं या किसी अच्छे ऑफिस में हैं, तो वहाँ पर ये जो रेट है वो बढ़ जाता है, आपकी सैलरी का। 1800, 2500 और मे बी 3000, 3500, ये आपकी स्किल्स के ऊपर है। ओके। तो दूसरी चीज़ कि आपने नेशनैलिटी के अप्लाई किया, अभी आप स्पेन के नागरिक हैं। तो बीइंग अ स्पेन के नागरिक आपको क्या-क्या सुविधाएँ मिल रही है वहाँ पे, जो पहले सिर्फ़ पीआर के दौरान नहीं थी? जी, वही सुविधाएँ हैं जो एक पीआर को मिलती हैं, जो बाहर का एक यहाँ पर आके काम करता है, किसी अदर मुल्क का, तो जो सुविधाएँ एक लोकल नागरिक के लिए है, वही सेम सुविधाएँ उस इंसान के लिए भी है। यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर एक कहते हैं समानता, हाँ, इक्वालता, इक्वलिटा सबके लिए इक्वल एक ही सुविधा है। हाँ जी, अच्छा, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। muy bien। हाँ जी। तो बेसिकली आपने फिर मतलब जब कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं था, तो आपने फिर नेशनैलिटी के लिए जी। क्यों स्विच करने का सोचा? एक ये है कि थोड़ा ट्रैवलिंग में थोड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा, आप पूरा किसी भी यूरोप मुल्क घूम में सकते आप हैं, जाना राइट? पूरा चाहते यूरोप हैं, आप कर सकते हैं। ओह! ओके। यूरोप तो आप घूम सकते हैं। उसके अलावा आप 192 कंट्री ऑफ फ्री हैं, वीज़ा फ्री। ओके, ओके, वेरी गुड। जी, जो स्पेन का पासपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है जिसमें आप 192 कंट्रीज़ घूम सकते हैं बिना वीज़ा के। जी, तो ट्रैवलिंग के हिसाब से भी बहुत अच्छा है हाँ, बिल्कुल, मेरे पास एक सरदार जी का बहुत टाइम पहले था, वो तो उनकी तो जर्नी मतलब अभी तो कॉन्टैक्ट में नहीं है, अगर हो सकता है कि ये वीडियो देखें। बहुत टाइम पहले वो मेरी क्लासेस जॉइन किए थे। तो वो बता रहे थे कि उनकी तो जर्नी जैसे डंकी मूवी में दिखाया गया है, कहीं वो तो जेल-जेल तक गए थे, लेकिन माने नहीं और वो स्पेन का उन्होंने अभी नागरिकता है उनके पास में। और वो बोले थे मैं कनाडा भी अब यहाँ से पंजाबी सरदार जी जो थे तो आप जानते हो जो पंजाबी हैं, जो जी, सरदार लोग हैं, वो कनाडा पहुँच जाते हैं। तो वो बोले कि स्पेन में नागरिकता फ़िलहाल अभी ले ली है, अब मैं वहाँ स्विच कर रहा हूँ। तो ये बात बहुत सही बताई आपने कि ऑफ़ कोर्स जो लोग स्विच करते हैं, उनको ये चीज़ों का बेनिफिट है कि अगर वो स्पेन का पासपोर्ट लेके इन अदर कंट्रीज़ में अगर कल को आगे चल के अगर अपना अपॉर्च्युनिटीज़ को ढूँढ अदर रहे हैं, कंट्री
तो उनको उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। मिल जाते हैं। जी, जी, हाँ, ये सही बात है। उनमें उनको आसानी हो जाती है किसी भी कंट्री में ट्रैवल करने के लिए, तो वो स्विच हो सकते हैं वहाँ पर। तो जी। आपने अब तक सिर्फ स्पेन में ही जॉब की या फिर किसी और दूसरे देशों में भी आप गए हैं? नहीं, मैंने अभी तक जॉब ओनली स्पेन में ही की और मुझे यही अच्छा लगता है। अच्छा, तो अभी आपकी जी। फैमिली इंडिया में है या फिर स्पेन में उनको लाने की तैयारी कर रहे हैं आप? नहीं, अभी तो वो अभी इंडिया में ही है, जस्ट मूव हुए हॉलिडेज़ पे, तो वो यहीं पे मेरे साथ थे और अभी कुछ टाइम हुआ वहीं गए हैं इंडिया। गुड, गुड, विज़िट वेरी गुड। muy bien। फैमिली विज़िट करके। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप इंडिया को मिस कर रहे हैं कि नहीं? देखिए वो तो ज़रूर मिस करेंगे ना। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। काफ़ी सारी बातें हैं जो हाँ, जो काफ़ी सारी बातें हैं जो हम मिस करते हैं हिंदुस्तान की, तो वो तो हमेशा मिस करते ही रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। ठीक है, ज़रूर जब भी मौका मिलेगा हिंदुस्तान का, वहाँ पर ज़रूर पहुँचेंगे। बिल्कुल। बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ख़ासकर वो लोग जो जॉब के लिए या एजुकेशन पर्पज़ के लिए या अलग-अलग जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए एक देश से दूसरे देश मूव करते हैं। ऑफ़ कोर्स हर जगह समस्याएँ हैं। हाँ, हमारे देश में भी कुछ समस्याएँ हैं अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। तो बेहतर है चाहे आप जिस भी देश जाएँ, तो आपके पास बेसिक स्किल्स का होना बेहद ज़रूरी है। और एक ज़रूर। फ़ॉरेन लैंग्वेज में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, तो मैंने कुछ वीडियोज़ बना रखी है प्रिपरेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब एंड देन अप्लाई फॉर अ जॉब एंड प्रिपरेशन फॉर स्पेनिश और फ़ॉरेन लैंग्वेज एंड देन यू कैन फाइंड अ जॉब। तो उन दोनों में क्या प्रोज़ एंड कॉन्स वो मैंने बताया है। मैंने देखा है कि अगर लाख जॉब अगर सरकारी निकल रही हैं साल की, तो करोड़ लोग भर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? मतलब 90% लोग तो बेरोज़गार ही रह जा रहे हैं। तो बेहतर है उनकी कोई बात नहीं कर रहा, तो बेहतर है कि हम लोग अलग-अलग अपने अंदर स्किल को डेवलप करें और स्किल बेस पे अगर घर के बाहर जॉब ही रह के ही जॉब करना है, तो फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी रह के आप अपना करियर बना सकते हैं। ऑफ कोर्स वहाँ से खूब पैसा कमाइए और इंडिया को भेजिए ताकि इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया स्ट्रॉन्ग से करे। स्ट्रॉन्ग हो गया। क्योंकि इसी वजह कहीं से न कहीं इंडियंस उनका हर भी जगह मिल योगदान जाते रहता हैं, है। हर जगह। मैं एक बार मैं मलेशिया में एक छोटे से मतलब बीच पे गया था और मैंने सोचा ही नहीं था कि वहाँ पे क्या ही इंडियन होंगे। तो उस मलेशिया में होटल में सब इंडियन ही भरे पड़े थे। इवन मैं बस में बैठा तो बस में भी सब इंडियन थे। तो हर जगह हमारे देशवासी जो हैं वो अपना परचम बुलंद किए हुए हैं इंडिया का। सब जगह फैले हुए हैं। तो पूरे बिल्कुल। दुनिया का जो पैसा है वो सब इंडिया अपनी फैमिली को भेज रहे हैं और इंडिया इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जी, तो ये मेहनत है जो बाहर उनका भी योगदान है। बिल्कुल उनका प्रवासी जी, प्रवासी उनका भी योगदान है। बहुत बड़ा योगदान है। उनका भी योगदान है हिंदुस्तान में। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। बहुत बड़ा योगदान है कि वो बाहर का में जाके मेहनत करते हैं और मेहनत से अपना पैसा कमा के इंडिया भेजते हैं, उनकी फैमिलीज़ को भेजते हैं ताकि इंडिया और इंडिया की इकोनॉमी और स्ट्रॉन्ग हो सके। तो दिलीप जी और बहुत-बहुत स्ट्रॉन्ग शुक्रिया इस इम्पोर्टेंट बिल्कुल। वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हम सभी के साथ शेयर करने के लिए और आगे भी जब कभी भी इंडिया आएँ तो बहुत मुलाकात होगी इस बार। आप कह रहे थे कि आप दिवाली के आस-पास मैं जयपुर आता ही रहता हूँ, आपको मालूम ही है। तो मुलाकात होगी। बाकी अगर ज़रूर, आप लोग ज़रूर। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम भी सोच रहे हैं एक आध बार ट्राई करें वीज़ा-वीज़ा लगाएँ, जाएँ यूरोप-वोरोप घूम के। है ना? ज़रूर, ज़रूर। बहुत सारे एक्चुअली सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ से जो क्लासेस भी करते हैं ऑनलाइन और क्योंकि वहाँ पे हिंदी के माध्यम से स्पेनिश सीखने वाला कोई है नहीं और बहुत सारे भाई-बंधु लोग हैं जिनको इंग्लिश में बड़ी समस्या है और वहाँ की फीस वो बहुत ज़्यादा है सीखने की और वो घर बैठ के ऑनलाइन अपना सीख सकते हैं। तो मेरी वीडियोस बहुत देखते हैं। बार्सिलोना में तो एक गुरुद्वारा में मेरी वीडियो वायरल हो गई थी, तो वहाँ के लोगों ने टैक्सी ड्राइवर जो हैं या शॉप में जो काम करते हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी वीडियोस न जाने कहाँ-कहाँ तक पहुँची हैं और लोगों को हेल्प कर रही हैं। और मेन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना, जानकारी देना, सही जानकारी देना, रियल पर्सन के द्वारा जानकारी देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि ऐसा ना हो कि वो यहाँ से बड़े-बड़े सपने लेके जाएँ और इन्फॉर्मेशन के लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से वहाँ पे जो अपॉर्च्युनिटीज़ को वो डिज़र्व करते थे या वो जो सोच के गए थे, वो अगर वहाँ ना मिले तो बहुत अफ़सोस होगा, दुःख होगा। नहीं मिले। तो ऑफ़ कोर्स अफ़सोस स्पेनिश होता है, बिल्कुल। वो लैंग्वेज है जो ना सिर्फ़ आपको मौके दे सकती है स्पेन में बल्कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में भी दे सकती है और देखिए अब दिलीप जी के पास वहाँ की नागरिकता है जी, तो अब ये 192 कंट्रीज़ में अपना ट्रैवल कर सकते हैं और जहाँ पे भी
अपॉर्चुनिटीज़ मिले वहाँ को एकदम एकदम आँख गड़ाए बैठे हुए हैं कि हाँ हम छोड़ेंगे नहीं। तो बहुत-बहुत जी शुक्रिया सर। दिलीप जी। अगर आप स्पेनिश लर्नर्स को, लोगों को स्पेनिश जो सीख के करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आखिरी कुछ अपना मैसेज देना चाहते हो तो प्लीज़ यू कैन गिव एंड देन वी विल फिनिश दिस रूम। देखिए, मैं तो ये मैसेज दूँगा कि जो स्पेनिश सीखना चाहते हैं, वो और लैंग्वेज स्कूल में ज़रूर जाइए। क्योंकि रिज़वान जो है, वो बहुत बहुत अच्छे टीचर हैं। वो आपको बिल्कुल सिंपल वे में स्पेनिश अच्छी तरह से आपको सिखा सकते हैं। और मुझे पता है कि आपकी जो लैंग्वेज है सिखाने की स्पेनिश की, बिल्कुल सही तरीके की है। और मैं आपकी वीडियोज़ बहुत देखता हूँ रिज़वान भाई, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप हिंदुस्तान में रह के विदेशी भाषा सीखी और आप उसको और सिखा रहे हो। बहुत अच्छी बात है। आई फील वेरी हैप्पी। मुचas gracias दिलीप जी। bueno, दिलीप जी को सभी लोग कमेंट बॉक्स में थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, ग्रासियस ज़रूर बोलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय, adiós, cuídate mucho।